और मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई ये हमारा हो जाए। तो द प्लेन। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए मेरे साथ? थोड़ा बताया भी होगा सर ने। ट्रेजडी रही, मदर एक्सपायर हो गई थी, तो बीच में गैप हो गया 10-12 दिन का। तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा क्या स्ट्रेट लाइन पर? अच्छा, तो हम लोग जो भी डाउट्स भी होंगे वो भी आपके डिस्कस करेंगे आज। बेसिकली हम लोग प्लेन्स करके फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा स्फीयर भी करेंगे हम लास्ट में। तो बेटा सबसे पहले प्लेन के लिए हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। और डेफिनेशन इसकी क्या है मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए हम लोग 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहाँ स्ट्रेट लाइन या फिर सर्किल, इन सभी की डेफिनेशन होती है। और वहाँ पर जो एक वेरिएबल पॉइंट होता है वो एक 2D प्लेन में मूव करता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट हम लोग लेंगे, वेरिएबल पॉइंट, जिसे हम लोग पी का नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, और ये कौन है? ये एक वेरिएबल पॉइंट है। अब मैं कहूंगा आपसे कि अ वेरिएबल पॉइंट व्हेन मूव्स इन 3D सच दैट व्हाट इट डिस्क्राइब। मतलब उसने एक इस तरह का कोई भी एक शेप 3D में बनाया, बट इफ वी जॉइन एनी टू पॉइंट ऑफ दिस शेप, द एंटायर लाइन completely lies on this described thing, then this kind of described thing is called plane। भाई आप देखो, एक तो चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे आप कर्विकल मान लीजिए, जैसे एक सिलेंडर है, होता तो ये भी 3D है, लेकिन आप समझ सकते हो कि मान लो मैं एक पॉइंट यहाँ लूँ, एक पॉइंट यहाँ लूँ, और ये हॉलो है। जब मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा तो ये इसमें लाई नहीं करती। लेकिन जब एक पॉइंट मूव करके एक ऐसा लैटिस टाइप बनाता है, इस तरह से एक लैटिस बना लेता है कि हम लोग कोई भी दो पॉइंट लें और उसको ज्वाइन कराएं और वो कंप्लीटली उसी में लाई करे, तो इसको हम लोग प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से कहना चाहूंगा कि अ पॉइंट व्हेन मूव्स इन 3D स्पेस in a way that it describes a lattice type, yeah, it describes a thing that taking any 2 points on this, if we join them, the entire line, yeah, the line joining any 2 points on that completely lies in this thing, then this kind of thing is known as plane। तो ये हम लोग प्लेन की डेफिनेशन कह सकते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे 2D ज्योमेट्री में, तो वहां हम इस तरह की इक्वेशन लिखते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो एक्सिस से कंसर्न है, इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। लेकिन जब हम लोग प्लेन की बात करेंगे तो बेटा ये 3 एक्सिस से कंसर्न होगी, और इसे हम लोग इस तरह से कुछ लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये आया कैसे, थोड़ा सा तो वेक्टर से जल्दी समझ में आ सकता है। जैसे मैं वेक्टर फॉर्म भी अभी इसकी प्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या कह सकते हैं, मान लीजिए जो मैं कह रहा था कि भाई हम लोग कोई भी एक लाइन लें जो कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और वो कंप्लीटली इसमें लाई करे। ऐसे हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट लेट कर लेते हैं, जिसका एक वेरिएबल वेक्टर है। एक नोन पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और एक नॉर्मल वेक्टर इस पर ले लेते हैं। मान लीजिए वो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास एन है। तो आप मुझे देखो कि मैं यहाँ पर कहीं भी इस आर को चाहे इस पॉइंट से ज्वाइन कराऊं, चाहे मैं कहीं इस पॉइंट से ज्वाइन कराऊं, किसी भी लाइन को इस तरह से इस वेरिएबल पॉइंट से ज्वाइन करा लूं, बट ऑलवेज ये जो वेक्टर होगा एन, ये इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो वो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलरिटी शो करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से, कहीं से भी कहीं आप ज्वाइन करा लीजिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, आपने वेक्टर्स में पढ़ी है। तो अब जब आर, जहाँ की आर वेक्टर क्या होता है बेटा, आर वेक्टर होता है एक वेरिएबल वेक्टर, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। मतलब मैं इसे इसलिए समझा रहा हूँ कि फॉर्मेट कैसे बनी। तो जैसे ही मैं आर माइनस ए समथिंग करूंगा, यहाँ पर बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मान लो आर माइनस ए वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स माइनस ए वन आई प्लस वाई माइनस ए टू जे और प्लस जेड माइनस ए थ्री के
लाइक ऐसे करके हो जाएगा। यहाँ पर A1 A2 A3 आई जो है आई जे के से मिलके बना हुआ है, वो वेक्टर ए है। तो जब मैं r माइनस ए को डॉट करूंगा n के साथ, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। अ कोफिशिएंट टू x, अ कोफिशिएंट टू y, अ कोफिशिएंट टू z एंड समथिंग स्केलर वैल्यू। तो लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर वहां पर आएगी। तो फाइनली अब हम लोग समझें क्या, कि भाई वेक्टर फॉर्म में यदि कोई मुझसे इक्वेशन कहता है, तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन बेटा मैं अब यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फाइनली ये है r माइनस ए डॉट n इज इक्वल्स टू जीरो। हु इज हु? r एक वेरिएबल वेक्टर है, उसके बाद a है पासिंग पॉइंट, और n कैप है बेटा, या n वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो एक तो आप ये डिस्क्राइब कर लो वेक्टर फॉर्म, ये फिगर बना लेना, और इसको हम लोग लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म। ये बेटा कार्टेशियन फॉर्म है। तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। प्लेन की डेफिनेशन में एक बार चाहो फिर से बता देता हूँ, कि भाई जब हम लोग 3D में एक ऐसे पॉइंट को मूव कराते हैं, कि मूव करने के बाद जो भी वहां पर अपने आप में फिगर आउट बनती है, जो भी फिगर आउट होता है, उसमें यदि हम कोई भी दो पॉइंट लें और उनको ज्वाइन कराएं, तो वो कंप्लीटली उसी में लाई करती है, उसको प्लेन कहते हैं। क्योंकि वो कर्व्ड नहीं हो सकता ना, फिर यदि कर्व्ड होता तो फिर पक्का उसमें लाई नहीं कर पाती, कई बार जैसे ऐसे हो जाता। तो इसको प्लेन कहेंगे। इसके दो फॉर्मेट होते हैं। ओरिजिनली हमें वैसे पहले वेक्टर फॉर्म करना चाहिए, जिसमें कि एक वेरिएबल वेक्टर आर है, जिसको हम लोग एक्स आई वाई जे और जेड के कह रहे हैं, एक पासिंग पॉइंट ए है, और एक आपका यहाँ पर एन जो नॉर्मल वेक्टर है। ये कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये टाइप डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एबीसी क्या होते हैं। आप समझ रहे हो बेटा इसको अच्छे से? वेक्टर फॉर्म यस क्लियर है यस आप सभी? गुड। वेक्टर फॉर्म ये वाली है, और ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये एबीसी क्या हो सकते हैं, ये कैसे आए होंगे, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए जैसे बेटा मैंने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म जो लिखा था, वो r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू जीरो। जब हमने डायरेक्शन रेशियो भी बताए थे, तो भी आपको समझाया था कि जो 2D ज्योमेट्री में हम लोग स्लोप के नाम से पढ़ते थे, स्लोप भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता था। कि यदि मैंने कहा कि स्लोप 1 है, तो उसका मीनिंग एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल 45 है। तो सिमल्टेनियसली वाई एक्सिस से भी हमें पता चल जाता था कि वो भी 45 ही होगा। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज थे। डायरेक्शन रेशियोज भी हमें तीनों एक्सिस से एंगल देते थे, और जिनमें एक इंटरनल रिलेशन भी हमने लिखवाया था डायरेक्शन कोसाइंस में। एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एल कॉस एल्फा एम कॉस बीटा और एन कॉस गामा है। इस तरह से हमने लिखा था। उसी तरह से जब हम लोग r माइनस ए डॉट एन को ब्रेक करेंगे, तो अब मेरे पास यहाँ डायरेक्शन कंफर्म किसकी है? भाई ए कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक बार फिर से एक फिगर बना लेता हूँ ऐसे ही रैंडम। मान लो चलो मैं आर को एक फिक्स कर लेता हूँ। वैसे तो फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसको वेरिएबल वेक्टर कह रहा हूँ। अब ए कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं भी हो सकता है। मैं इसे ज्वाइन कराऊं, इसे कराऊं, तो ये तो सब अलग अलग लाइंस हैं। लेकिन कन्फर्म क्या है फिर? कन्फर्म है एक ऐसा वेक्टर जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब बेटा प्लेन, पहली बात तो कोई एक लाइन नहीं है, वो एक 3D बॉडी है। तो उसकी डायरेक्शन एक्सिस से नहीं बन पाती। तो कंफर्म जो होता है, वो होता है उस पर आया हुआ नॉर्मल, क्योंकि वो एक वेक्टर है। तो उसी के डायरेक्शन रेशियोज, मान लो एन मेरे पास इस तरह से आ जाए, n1i n2j और n3k। तो ये जो प्लेन का नॉर्मल होता है, डायरेक्शन रेशियो इसके रन करेंगे हम लोग। प्लेन के डायरेक्शन रेशियो नहीं बोला करेंगे, किसके बोला करेंगे? नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि यही डोमिनेट करेगा। अब तो भाई मान लो मैं आर को जो अभी डिस्क्राइब कर रहा था रखूं, और यहाँ पर बताऊं, तो ये तो ऐसे बनेगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। देखना जरा, n1 ऑफ x माइनस ए वन, n2 ऑफ x माइनस ए टू, सॉरी y माइनस ए टू, और n3 z माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। कौन क्या है मैं एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ। r इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। उसके बाद
ए वेक्टर मैंने ऐसे लिखा था बेटा, a1i, a2j, a3k, और n वेक्टर मैंने लिखा है n1i, n2j और n3k। तो आप देखोगे x का कोफिशिएंट कौन बना, जो वेक्टर n में i का कोफिशिएंट है। y का कोफिशिएंट कौन बना, जो वेक्टर n में j का कोफिशिएंट है। n3 कौन है, जो z का, जो k का कोफिशिएंट है। और मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर n be n1, n2, n3, and simultaneously they are coefficient of x, y and z respectively in equation of plane। तो मेरे को बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं बेटा इसमें। देखो, इसका मतलब बेहद साफ है कि यदि मैं प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूँ, जो कि मैंने पीछे लिखी भी है, किस नाम से, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो आई एम वेरी मच कंफर्म नाउ कि भाई x, y और z के जो कोफिशिएंट होंगे दे वुड बी डायरेक्शन रेशियोज। क्योंकि देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ जो x के कोफिशिएंट्स थे वो वही हैं जो n वेक्टर में डिस्क्राइब थे, और n वेक्टर के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। तो अब फाइनली मेरे को ये बात क्लियर हो चुकी है कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई एक प्लेन है x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, लिस्ट अबाउट इट्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इट्स नॉर्मल, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, वो होते नहीं है, लाइन के होते हैं हमेशा। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन वुड बी टेकन एज 1, -1 एंड 2। समझ रहे हैं आप बेटा इसको? जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, है ना, आपको क्लियर हो रहा है ना, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 हो गया, वाई का यहाँ पर -1 है, जेड का 2 है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और इसी के एग्जाम्पल को यदि मैं आपसे ऐसे कहूँ कि एक वेक्टर है r माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k एंड डॉट j प्लस 3k इज इक्वल्स टू 0, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भाई? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो बेटा हमें इधर देखना भी नहीं है, हमें तो ये पता है कि ये किससे कंपेरेबल है, r माइनस ए डॉट एन से कंपेरेबल है। तो जो यहाँ आई जे के कोफिशिएंट होंगे वही प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी होंगे। तो आई शुड टेक देम लाइक 0, 1 एंड 3। इस तरह से हमें लिखना चाहिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो फाइनली मैं समझता हूँ कि आपको नॉर्मल की जो इक्वेशन है, सॉरी प्लेन की जो इक्वेशन है वो क्लियर हो रही है। ये कार्टेशियन फॉर्म आप याद करेंगे, ये आप वेक्टर फॉर्म याद करेंगे, ये वाला, और ये उनका सब डिस्क्रिप्शन है अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ आने वाला है, लेकिन हाँ हमें इससे ये जानकारी मिलती है, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का क्या रोल है और वो क्या है बेसिकली। तो दे आर नथिंग बट व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये बातें समझ में आई आपको सबको अच्छे से? यस सर। बहुत अच्छा, तो ये आप क्लियर कर लें। मैं नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहा हूँ बेटा, इसमें मैं अब दूसरी फॉर्म्स भी समझते हैं, ठीक है? ओके, ओके सर। ठीक है बेटा। तो अब हम लोग एक बार फिर से वैसे लिखना चाहूंगा मैं कार्टेशियन फॉर्म, जिसे हम कह रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। दूसरा हमने ये भी सीख लिया कि वेक्टर फॉर्म कौन सा है। वेक्टर फॉर्म हमारे लिए क्लियर है, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। थर्ड नंबर पे हम लोग बेटा नॉर्मल फॉर्म लिखना चाहेंगे, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हमने स्ट्रेट लाइन की भी पढ़ी थी जैसा हमें याद है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइन हम लोग लेते थे तो ओरिजिन से वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, और यदि आपको ध्यान आ रहा हो तो एक फॉर्म ये पढ़ी थी हमने, एक्स कॉस एल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी। यहाँ पर यदि मैं फिगर में कोई मुझसे पूछे भाई अल्फा क्या है, तो मैं कहूंगा यार ये है अल्फा। पी क्या है, तो पी ये है।
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, ये लाइन है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता था, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता होगा बेटा। अब यूं समझो कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन की बजाय यहाँ पर एक प्लेन रख दिया, ऐसे करके, लाइक ऐसे करके कोई इस तरह की शेप रख दी, ज्योमेट्रिकल शेप जो प्लेन के फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करूंगा ही करूंगा, लेकिन मुझे वहां पर अब की बार डिस्टेंस भी चाहिए होगी। अब डिस्टेंस का मैटर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन है, मैं यदि बेटा इसकी डॉट प्रोडक्ट ब्रेक कर दूंगा तो आप समझ रहे होगे, ये आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, या आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन आ जाएगा। मैं यदि यहाँ पर बोथ साइड एन के मॉडुलस से डिवीजन कर दूं इस तरह से, तो ये आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू ए डॉट एन कैप हो जाएगा। ये एन कैप है ना। तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो यही होती है। अब ये हमें कैसे पता चला भाई ये क्या है, ये थोड़ा बताना पड़ेगा हमें आपको। ये नॉर्मल फॉर्म है। अब यहाँ पर जो एन का जो कैप हो गया तो उसका मॉडुलस तो वन होता है। इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट रहे होंगे अब आई जे के उनका स्क्वायर सम वन हो गया। तो बेटा हमें तो याद आ गई एक बात, जब इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर सम वन हो जाएगा तो वो तो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएंगे। इसका मतलब बेहद साफ है कि यदि मैं इसकी आपसे कार्टेशियन फॉर्म मांगू, यहीं पे नॉर्मल फॉर्म की कार्टेशियन फॉर्म मांगू, तो फिर हमें क्या लिखनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए एक्स कॉस एल्फा, वाई कॉस बीटा, जेड कॉस गामा और इज इक्वल्स टू पी। और मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल्स टू पी। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। मैं इसको एक्स कॉस एल्फा और वाई कॉस 90 माइनस एल्फा लिखता हूँ। एक मिनट, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं भाई। यदि यहाँ अल्फा है तो है 90 माइनस अल्फा होगा ही होगा। तो आप देखो ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, वहां ये बीटा के नाम से होता है, और तीसरा यहाँ पर ये आ गया। तो ये दोनों फॉर्म भी हमें याद करनी होंगी। और तीसरा हम लोग यहाँ पर ये और लिख लें बेटा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट वेक्टर a1 फ्रॉम अ प्लेन r minus a dot n is equals to 0 is a1 minus a dot n cap, सॉरी, ये लिख सकते हैं, या एन कैप को हम वेक्टर एन लिख के डिवाइडेड बाय एन मॉडुलस भी लिख सकते हैं, a1 माइनस ए डॉट एन ओवर एन मॉडुलस। और यहीं पर यदि मैं आपसे कहना चाहूँ कार्टेशियन फॉर्म में, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट बेटा x1 y1 z1 फ्रॉम अ प्लेन, यहाँ कार्टेशियन लेना पड़ेगा हमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन प्लस डी और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो अब आप देखो एकदम याद आ गया होगा, ये सब तो भाई हमने 2D में पढ़ा हुआ है, बस रिपीट हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट लाइन में पॉइंट की वैल्यू रख देते थे, ऐसे यहाँ पर भी है। तो ऐसे ही हम लोग ये जो प्लेन की इक्वेशन है ना, इस प्लेन की इक्वेशन में जो वेरिएबल पॉइंट है ये आर, उसकी जगह पर वही पॉइंट वेक्टर प्लेस कर देंगे जहां से हम लोग डिस्टेंस लाना चाहते हैं। तो जिससे डिस्टेंस लाना चाहते हैं वो यहाँ प्लेस हो गया डॉट। अब ये एन कैप ऐसे समझो जैसे कि हमने ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियोज थे ये एन वेक्टर बनाता है, और नीचे उनका स्क्वायर सम यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो वो एन कैप तो बन ही जाएगा इस तरह से।
तो ये जो कन्वर्जन था वेक्टर फॉर्म का नॉर्मल फॉर्म में, वो मैंने इसी बिहाफ पे किया था कि भाई यहाँ पर आर डॉट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट एन था। यदि मैं इसको डिस्टेंस में बदल दूं इस तरह से, तो ये डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट ओरिजिन से हो जाएगी। हाँ, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा था। ओरिजिन से कैसे हो जाएगी? जब मैं ओरिजिन से डिस्टेंस लाना चाहूंगा तो आप ही मुझे बताओ, मैं आर की जगह पर जीरो वेक्टर रखूंगा ना। तो जहां मैं जीरो वेक्टर रखूंगा और जब मैं मॉडुलस लूंगा, इसका मॉडुलस तो लेना ही पड़ता है डिस्टेंस के लिए, तो वो ए डॉट एन ओवर एन मॉडुलस हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, है ए डॉट एन मॉडुलस ओवर, तो दैट्स व्हाई दिस फिगर represent the distance of plane from origin. So that's why I'm taking it as P. जैसे मैंने देखो यहाँ पर कहीं मेंशन किया होगा, या अभी लिख दीजिए इसको, मतलब ऐसे करके कि R डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू P। आप ऐसे भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बेटा। तो मैं एक बार फिर से जरा इस पूरे पेज को आपको समझाना चाहूंगा। ये कार्टेशियन फॉर्म हमने पीछे पढ़ा, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें। लेकिन नॉर्मल फॉर्म के बारे में हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, हम लोग कैसे उसको समझते हैं। वो मैंने फिर रेफरेंस लिया 2D ज्योमेट्री का, जो कि हम लोग 11 से समझ कर आए हैं। उसमें ये हमें कुछ याद है, जहाँ एल्फा एंगल ड्रॉन बाय नॉर्मल विद एक्सिस, एंड नॉर्मल कौन सा होता है? फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, एंड पी रेफर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। पॉइंट कौन सा? ओरिजिन। कन्फर्म है वो। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनमें वो चीजें प्रोड्यूस करूं, तो मुझे उसके लिए ना दो फॉर्मूले ये समझने होंगे। यदि किसी पॉइंट वेक्टर से हम एक प्लेन की डिस्टेंस लाना चाहें जो कि ऑलरेडी एक वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो वहां हम वेरिएबल वेक्टर को पॉइंट वेक्टर से रिप्लेस कर लेते हैं जहां से हमें डिस्टेंस चाहिए होता है। तो a1 वेक्टर माइनस ए हो गया, फिर डॉट एन हो गया। ये कहाँ से आया? ये मैंने आपको थोड़ा सा आगे समझाया था कि भाई वैसे हमें देखा जाए तो ये समझना चाहिए पहले, ये पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, ये बिल्कुल एकदम रिजेंबल फॉर्मूला है 11th का। बस ये एक्स्ट्रा देख रहे होंगे आप, ये और ये, वहां इसका प्रूफ समझाया जाता है, वैसे ही प्रूफ यहाँ पर भी है। तो बेटा ये समझ में आ रहा है? नॉर्मल फॉर्म क्लियर है अपने को? Yes, sir. इस तरह से तो कार्टेशियन वेक्टर और नॉर्मल फॉर्म हमें समझ में आ जाती है। इस पर हम एक क्वेश्चन भी देखना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि आर डॉट आई प्लस टू जे प्लस थ्री के इज इक्वल्स टू वन। फाइंड डिस्टेंस ऑफ एबव प्लेन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बट कहीं रेफरेंस मिल जाए, कहीं यूज करना पड़ जाए। फाइंड डिस्टेंस ऑफ एबव प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो हम लोग सिंपल सिंपल क्या करना चाहेंगे बेटा? ओरिजिन को यहाँ प्लेस करोगे, जीरो कर देगा। मतलब कुल मिला के हम चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको एन कैप में कन्वर्ट कर देते हैं यार। ये क्या होगा? इस तरह से डिस्टेंस ले लीजिए, 1 + 4 + 9, और जो हमने इधर किया है वो इधर भी करना ही पड़ेगा। तो आर डॉट आई प्लस टू जे प्लस थ्री के ओवर √14 इज इक्वल्स टू 1/√14। अब ये किससे कंपेरेबल है? ये आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू पी से कंपेरेबल है। तो पी इज इक्वल्स टू है 1/14 अंडरूट के अंदर। तो we can say that this one here, this quantity refers the distance of plane from origin. समझ में आ रही है बेटा बात? Yes. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन हो जाता है। और यदि कोई हमसे सिंपल ऐसे कहता कि भाई एक पॉइंट है जो 2, 3 और 5 है, और एक प्लेन है जिसमें हम x माइनस वाई माइनस जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो कह रहे हैं आपसे, फाइंड वो आप देख रहे होंगे यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल है ही। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अबव पॉइंट फ्रॉम गिवन प्लेन। तो भाई मुझे बस केवल ये पॉइंट यहाँ प्लेस करने हैं, 2 - 3 - 5 -1 अंडर मॉडुलस एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मीनिंग 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीनिंग -1 स्क्वायर, और ये भी 1 स्क्वायर।
तो ये बेटा 8 9 ये 7/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस ला सकते हैं। तो चाहे हमें वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस लानी हो, चाहे हमें कार्टेशियन फॉर्म में लानी हो, दोनों फॉर्मूले अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप वेल कि आपको प्लेन की जो तीनों फॉर्मेट है अभी तक की, कार्टेशियन, वेक्टर और नॉर्मल के अंदर भी दोनों फॉर्मेट, कार्टेशियन एज वेल वेक्टर, समझ में आ गई होगी। Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब हम लोग इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, उस पर स्विच करते हैं बेटा। ठीक है, देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होती है? वो इस तरह से लिखी जाती है, x/a। उसमें हम लोग वेक्टर फॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे, यदि आता है तो बस वेक्टर का उतना ही आएगा जितना मैंने आपको बताया। ये भी आपको पहले से ही कुछ देखी कोई सी फॉर्म लग रही होगी, रिजेंबल सी, आपको याद होगा हमने ये फॉर्म तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, x/a y/b इज इक्वल्स टू 1। इसका क्या डिस्क्रिप्शन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ a एंड b ऑन रेस्पेक्टिव एक्सिस। वहां रेस्पेक्टिव एक्सिस का रेफरेंस है x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो बेटा ये एक प्लेन है, और आप ऐसे समझो जैसे कि हमने एक 3D इस तरह से एक प्लेन माना हुआ है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ जेड एक्सिस को, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब यहाँ जब मैं एक लैटिस टाइप रखूंगा, फिगर थोड़ा बन नहीं पाता क्योंकि ये बॉडी अलग है, ऐसे समझिए। तो जब कोई बॉडी इस तरह से इनमें रखी जाएगी तो वो 3 पॉइंट्स पे कट करती है इस तरह से। अब मान लीजिए वो यदि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रेस्पेक्टिवली ए बी और सी के डिस्टेंस पर कट करती है, ए बी और सी, तो ये जो पॉइंट्स हो जाते हैं ना ए के, वो हो जाता है A00, बी हो जाएगा 0B0, और सी हो जाएगा 00C। और इक्वेशन जो हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन, हम बहुत ज़्यादा इसमें प्रूफ में नहीं जा रहे हैं और इसमें हम टाइम खर्च नहीं करेंगे ज़्यादा, बस ये हमें जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है इन व्यू ऑफ इंटरसेप्ट्स। ठीक है, ऐसे ये कहीं हो सकता है कि भाई बोर्ड लेवल एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें कहीं आ जाए x/a प्लस y/b। बेटा हमें एल्जेब्रिकली लेना पड़ता है। मान लीजिए मैं आपको एक इंटरसेप्ट सेट इस तरह से दे दूं, भाई एक्स एक्सिस पर 2 है, वहाँ 5 है और वहाँ -7 है, तो आपको ये एल्जेब्रिकली लेना पड़ेगा, माइनस साइन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये शो क्या करता है बेसिकली, यदि वो माइनस में होगा तो वो एक्चुअली नेगेटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस पर कट कर रहा है ना। जो प्लस होगा वो एक्चुअली पॉजिटिव साइड ऑफ, मान लो मैं आपसे पूछूंगा इसका डिस्क्रिप्शन बताइए, 4x माइनस 3y और प्लस 12z इज इक्वल्स टू 12। इसका हमें डिस्क्रिप्शन बताइए कि इसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना होगा, डिवाइड बाय 12। जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये x/3 माइनस y/4 प्लस z/1 और इज इक्वल्स टू 1। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो x के नीचे ये तो x एक्सिस पर कट होता है बेटा, ये y एक्सिस पर और ये z एक्सिस पर। कोई हमसे कहे नहीं हमें ट्रिक भी बताइए कि हम कैसे पता चला, तो हम y और z को 0 रख सकते हैं, कट पॉइंट ले आएंगे। y और z को 0 रखेंगे तो x एक्सिस पे कट पॉइंट आ जाएंगे, जो कि सिंपली कितने आएंगे, 300। b पर 0 माइनस 4 1 आ जाएगा, और c 0 0 1 आ जाएगा। तो ये माइनस ये शो करता है कि इसने y एक्सिस पर नेगेटिव साइड किया होगा। तो ये कौन से ऑक्टेंट में है आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, ओ एक्स वाई डैश और ये जेड, ये ओ एक्स वाई डैश जेड में है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? Yes, sir. तो इस तरह से हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म को समझ जाते हैं, और इसमें कहीं लोकस वगैरह पर क्वेश्चन आ सकते हैं, और क्वेश्चन भी बोर्ड लेवल पर भी इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी सॉर्ट आउट करके आपको बताऊंगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन क्लियर है अपने को? Yes. ठीक। तो अब हमारे पास फॉर्म्स जो हैं वो टोटली 4 हो चुकी हैं। एक फॉर्म हम अभी और पढ़ेंगे, लिखते हैं उसके लिए, बल्कि 2 फॉर्म्स अभी हम और चेक करेंगे। फॉर्म्स तो कई सारी हैं इसमें, उनको थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग समझाएंगे। जैसे बेटा
मैं नेक्स्ट सीट पर मूव कर रहा हूँ बेटा। जैसे अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through given point and having direction ratio of its normal। वैसे मैं ये पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और एक व्यू में पढ़ा देते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ भी। ये हो गया था हमारा, याद होगा आपको, r माइनस ए, ये पासिंग पॉइंट था, ये नॉर्मल वेक्टर है, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a ऑफ x माइनस x1 b ऑफ y माइनस y1। थोड़ा सा मतलब लिखने का वे मैंने बदल दिया है इस बार। अब कौन क्या है आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। r का जो डॉट है वो n के साथ है, तो यहाँ n वेक्टर कौन है बेटा, यहाँ n वेक्टर है ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। जबकि पासिंग पॉइंट कौन है, ए वेक्टर जिसे हम ऊपर बात कर रहे हैं जिसकी, वो है बेटा x1i y1j और z1k। तो ये फॉर्मेट भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर अननोन थिंग्स कितने हैं, मान लो मैं आपको एक सेट ऑफ पॉइंट दे दूं, या एक पॉइंट दे दूं, आई मीन नॉट अ सेट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट दे दूं x1 y1 z1 पासिंग, और डायरेक्शन रेशियोज दे दूं, तो आप इससे ले आओगे। और जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा क्लियर करते हैं और भी पढ़ेंगे इस पर। जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point O 1 2 7 and parallel and sorry whose normal is parallel to a vector I minus j minus 4k। देखो इस क्वेश्चन में एक अलग बात हो गई, थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन तो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है और एक इन्फॉर्मेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। लेकिन यदि हमें बेसिक क्लियर है तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अच्छे से जानते हैं कि ये पासिंग पॉइंट का एरिया है x1 y1 z1, तो मुझे बिल्कुल भी प्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, या मैं इनका भी वेक्टर बना सकता हूँ और सीधे इसको कर सकता हूँ यूज। लेकिन इन्होंने यहाँ थोड़ा सा अलग दिया है, हुज नॉर्मल इज पैरेलल टू अ वेक्टर। तो आप एन वेक्टर के लिए एग्जैक्टली इस वेक्टर का यूज कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे पूछूं कि जो आपके फॉर्मूले में आर है वो तो आर रहेगा ही रहेगा, ए कौन है, तो ए होगा 1i 2j और 7k। एम आई राइट बेटा, ये पासिंग पॉइंट है, और पासिंग पॉइंट को हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसी तरह तो लिखेंगे। और एन वेक्टर को मैं क्या लिख पाऊंगा, एन वेक्टर हो जाएगा के ऑफ आई माइनस जे। मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था कि यदि हमें एक गिवन वेक्टर के पैरेलल एक नया वेक्टर मानना पड़े तो हम गिवन वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब लेकिन जैसे ही मैं इक्वेशन लिखूंगा बेटा, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो के तो ऑलरेडी नॉन जीरो में है, तो जब मैं इसको लिखूंगा आर माइनस आई प्लस 2j प्लस 7k और डॉट के ऑफ आई माइनस जे माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो के तो ऑलरेडी नॉन जीरो है। जब के नॉन जीरो है तो इसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो फाइनली इक्वेशन आप समझ गए होंगे क्या बचने वाली है, आर माइनस, ये वेक्टर यहाँ कॉपी कर दो, डॉट इज इक्वल टू 0, ये वेक्टर यहाँ कॉपी कर दो। तो मैं इतना काम करूंगा ही क्यों, अब आगे से जो यदि हमें नॉर्मल की डायरेक्शन देगा तो वो तो मैं डायरेक्शन रेशियो लिया करूंगा, और ये पासिंग पॉइंट वेक्टर ए लिया करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि भाई नहीं, मुझे वन लाइन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाओ इस डेटा पर, गिवन डेटा पर, तो मैं उठा लूंगा। देखो आराम से मेरे पास डायरेक्शन रेशियो कहाँ से मिलेंगे, इस पैरेलल वेक्टर से मिलेंगे, और मैं एग्जैक्टली उठा सकता हूँ उन्हें। मैं मुझे के वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, लाइक ऐसे करके
मतलब सेकंड मेथड यदि कोई मुझसे कहे मैं वन लाइन कैसे कर सकता हूँ, वन ऑफ एक्स माइनस वन माइनस वन ऑफ वाई माइनस टू एंड माइनस फोर ऑफ जेड माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। एग्रीड और नॉट बेटा? yes, तो एक्स माइनस वाई माइनस फोर जेड माइनस वन प्लस टू, तो प्लस वन बचेगा, प्लस वन और तो 29 हो जाएगा ऐसे करके। तो मैं यही चाहूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने के केस में जल्दी से गिवन इंफॉर्मेशन को समझ सकें और उन्हें अप्लाई कर सकें, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में दे दें, आपको दोनों कार्टेशियन दे दें या दोनों वेक्टर दे दें, है ना, या एक वेक्टर और एक पॉइंट दे दें, आप अप्लाई करने की पोजीशन में होने चाहिए। दो ही फॉर्मूले हैं बस, एक ये और एक ये। तो ये बात आई होप क्लियर होगी। yes, अब हम इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहा हूँ बेटा, आप अच्छे से समझ लीजिए, यदि कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो मैं देता हूँ आपको थोड़ा सा टाइम, इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। समझ में आ गया सभी को बेटा? yes, यस सर। ठीक बेटा, मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन इस तरह से लिखते हैं, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through I plus j plus 2k and parallel to vector, नहीं पैरेलल टू वेक्टर तो हमने अभी लिया था, हाँ बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू आई प्लस जे प्लस टू के, और हम लोग, अच्छा सॉरी सही कह रहे थे, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, और यहाँ भी हम लोग एक पॉइंट और ले लेते हैं, एंड टू आई माइनस जे प्लस थ्री के एंड पैरेलल टू अ वेक्टर 7i minus j minus k. Find equation of plane passing through I plus j plus 2k and this and parallel to a vector. अब मेरे को पासिंग पॉइंट इस बार उन्होंने दो दे दिए हैं, और जिसके वो प्लेन पैरेलल है। प्लेन यदि पैरेलल है बेटा, आप मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये उसका नॉर्मल है, और ये पैरेलल दे रखा है प्लेन मेरा, तो ये देखा जाए तो बेटा नॉर्मल से तो परपेंडिकुलर ही हो गया ना एक तरह से। तो इसका मतलब साफ है कि भाई मैं यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी यूज कर सकता हूँ। एक काम करिए, जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको कार्टेशियन फॉर्म में बदलना इस बार मुझे ठीक दिख रहा है। इसको P बना लीजिए, इसको Q बना लीजिए, और इस बार ये जो A है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ बेटा, ये पासिंग पॉइंट हो गए, और A के लिए हम अभी समझते हैं। बस ये पता है कि हाँ ये वेक्टर हमारे पास लाइक इस तरह से है जो मैंने फिगर में दिखाया है। अब मैंने पॉइंट क्या लिखा था अभी अभी, रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगा, वो होगा a ऑफ x माइनस एक्स वन, b ऑफ y माइनस वाई वन, c ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू सी। अब सबसे पहले थ्रू p, जब मैं इसमें p रखूंगा तो क्या आएगा, a ऑफ x माइनस वन प्लस b ऑफ y माइनस वन, c ऑफ z माइनस टू। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसे सेकंड बोल दीजिए, इसे फर्स्ट बोल दीजिए।
अब मेरे को अननोन थिंग्स क्या है, ए बी सी, लेकिन क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आई नीड टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। यदि मुझे दो और इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मैं ए बी सी को सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन है, एक शॉर्ट चल जाता है। इसको थ्रू क्यू और बनाइए। यदि मैं क्यू भी इसमें रख दूं बेटा, तो क्यू अब किसके लिए रखूंगा, एक्स वाई जेड के लिए रखूंगा। तो एक इक्वेशन मुझे मिलने जा रही है, ए इंटू वन, बी इंटू माइनस टू, और सी इंटू वन। एज आई सी कि एक्स को मैंने टू रखा, यहाँ -1 रखा, यहाँ 3 रखा, ये रख लिया, ये इक्वेशन 3 आ जाएगी। एंड प्लेन इज पैरेलल टू 7i minus j minus k, so a into 7, b into -1 एंड c into -1, ये भी 0 होना चाहिए भाई, क्योंकि जब प्लेन का नॉर्मल क्या है, इस पूरे सीन में जो मैंने लिखा हुआ है वो प्लेन का नॉर्मल है ए आई बी जे और सी के, क्योंकि ये एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट थे यही नॉर्मल बनाते थे, तो यही हो जाएगा। अब क्योंकि नॉर्मल सीन के अकॉर्डिंग इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 शोज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो मैं इस नॉर्मल वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 रख देता हूँ, वही मैंने रखा है, ए डॉट 7, बी डॉट दिस, सी डॉट दिस। अब इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ए के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 2 और माइनस माइनस, तो ये 3 हो जाएगा। बी के लिए आप इधर से ट्राई करिए, 7 माइनस, भाई इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड ही नहीं है, आप जानते हो सब किया हुआ है आपका। फिर ये -1 और +14, तो ये 13 बचेगा। अब आप देखिए कि डायरेक्शन रेशियोज कैन डायरेक्टली टेकन एज से 3, 8 एंड 13 ना। प्लेन क्या हो जाएगा फिर, प्लेन फ्रॉम सेकेंड, ये हो जाएगा 3 of x minus 1, 8 of y minus 1 and 13 of z minus 2 is equals to 0. 3x plus 8y, 13z minus 3 minus 8 minus 26, 3x 8y plus 13z minus 37 is equals to 0. इस तरह से प्लेन की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हमें गिवन इन्फॉर्मेशंस का बहुत अच्छे से यूज करना है। देखो मैंने बिल्कुल साफ, पहले मैं ही कंफ्यूज हो गया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू वेक्टर, तो नॉर्मल पैरेलल नहीं है, पिछली बार मैंने नॉर्मल दिया था, लेकिन इस बार प्लेन ही पैरेलल है, और यदि प्लेन किसी वेक्टर के पैरेलल है तो समझो वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। ये क्या सभी को ये बात क्लियर है? यस। इस तरह से बेटा आप इसे समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लो। सर लास्ट में इक्वेशन बनाने के बाद ये a/3 b/8 और c/13 कैसे आया था? फिर से समझाते हैं बेटा, ये हम लोग 10th में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करते थे ना, जैसे ए है तो ए के नीचे हम लोग क्या करते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ओके सर, ओके, क्लियर है। -2 -1 2 हो जाएगा बेटा, और फिर ये -1 था तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए वो 3 आ गया, समझ गए? ओके सर, ओके। हाँ, और बी के लिए इधर से मल्टीप्लाई करते थे लेफ्ट साइड से, या फिर यहाँ माइनस भी ले लेते, आपको याद आ गया होगा सारा। यस। ये है बेटा, तो इस तरह से आपको बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है इस लेवल पर। तो समझ में आ गया बेटा सभी को? यस। अब हम लोग नेक्स्ट सीट पर मूव करेंगे, इसे देख लीजिए एक बार अच्छे से। अब हम लोग लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अब मान लीजिए एक प्लेन है जो
3 पॉइंट से पास करता है। हम इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बनाना सिखाते हैं आपको, जिससे आप याद भी रख सकें उसको। अब हमें 1 पॉइंट वाला तो आता है इक्वेशन। वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 पॉइंट। मान लो मैं P पॉइंट ले लूं अंडर कंसिडरेशन, तो हम ये लिखते थे अभी तक, A x माइनस x1, B y माइनस y1, C z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये लिखते थे हम लोग। अब मेरे पास वो कह रहा है कि भाई 2 और पॉइंट है, मुझे तो 2 इन्फॉर्मेशन और चाहिए इसके अलावा। सो है मेरे पास, पिछली बार क्या था, एक पासिंग पॉइंट के फॉर्म में थी और एक नॉर्मल को लेकर कंडीशन पर थी, तो मुझे तो 2 ही चाहिए हर बारी। तो अब वो कह रहा है इट पासिस थ्रू Q, और जैसे ही मैं Q से इसको पास कराता हूँ बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1, B y2 माइनस y1 प्लस C z2 माइनस z1। अब थोड़ा सा फैला हुआ सा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी ये अंदर जो है। तो जैसे आपने अभी अभी इक्वेशन आपको आई थी ना, ऐसे ही आएगी। फिर वो कह रहा है, सॉरी, इट पासिस थ्रू R। जैसे ही मैं R से बनाऊंगा तो ये x3 माइनस x1, अब मैं इस x को x3 से रिप्लेस करूंगा, B y3 माइनस y1, C z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब या तो मेरे पास अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया वही एक मेथड है कि भाई मैं अब इनको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूं और ABC लेके आऊं और यहाँ पर प्लेस कर दूं, या एक और सॉल्यूशन है बेटा। आप जरा ध्यान कीजिए, आपने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ होगा। ये मेरे पास एक 3 इक्वेशंस का सेट हो गया, देखो ऐसे करके 3 इक्वेशंस का, जो कि होमोजीनियस है, सामने 0 है, आप देखो। अब एक होमोजीनियस इक्वेशन का लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन कब होता था, मतलब मैं थोड़ा सा आपको जरा मैट्रिक्स में ले जाना चाहूंगा। A into x, A is coefficient matrix, x is variable matrix, is equals to O, has a linearly dependent solution। ये आपने पक्का पढ़ा होगा, linearly dependent solution if rank of A, I mean it is singular, इसकी जो रैंक है वो लेस देन इट्स ऑर्डर होनी चाहिए। तो या यूं कहिए कि सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब आई एम लुकिंग फॉर लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ए बी एंड सी। तो जो ए बी सी के कोफिशिएंट में है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। सो रिक्वायर्ड प्लेन कैन बी रिटन एज, तो वो ऐसे ऐसे हम लोग राइट कर सकते हैं, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो मतलब पहली रो तो ये बन जाएगी, फिर दूसरी रो क्या बन जाएगी, थोड़ा याद करने में भी आपको आसान लगेगा, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ओह सॉरी यार भाई, x2 नहीं नहीं सही तो है, और अब आएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा। तो ये हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। देखो पहली रो पे समझो, पहली रो में एक वेरिएबल थिंग है x y और z, बाकी x1 y1 z1 नोन पॉइंट है। अब तुम्हें दूसरी रो बनानी है तो एक्स वाई जेड को हटा के दूसरा पॉइंट रख दो, तीसरी रो बनानी है एक्स वाई जेड को हटा के थर्ड पॉइंट प्लेस कर दो, तो आपको तीनों रो बन जाएंगी। फटाक से इसको एक्सपेंड कीजिए। ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्लियरली आप लोग ले आ सकते हो। तो ये है बेटा, समझ में आया। यस। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी आप इस मेथड से कर सकते हो। जैसे पहली रो बन जाती पासिंग पॉइंट से, दूसरी रो पासिंग पॉइंट से, और थर्ड रो भी बन जाएगी यदि प्लेन किसी वेक्टर के पैरेलल होगा, तो भी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरह से। इससे एक और अच्छा फायदा है, मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स भी समझाइए हमें। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स
बेटा पी क्यू एंड आर तो मैंने ले ही लिए। मान लो मैं एस एक नया पॉइंट ले रहा हूँ जो x4 y4 और z4 है। अच्छा एक बात बताओ, 4 पॉइंट यदि कोप्लेनर है तो पक्का आप क्या कहोगे कि चारों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अब हमने किन्हीं 3 पॉइंट से जाने वाला प्लेन तो ये ले आए, यदि फोर्थ भी इसको सेटिस्फाई कर जाए तो हमारी कंडीशन पक्का मैच कर जाएगी। अब मैं इसमें क्या करूं फिर, ये जो एक्स वाई जेड है इसको आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, x4 y4 z4 if it is still holding, if this condition that its determinant point is value is 0, if it is still holding, then sure your given 4 points are coplanar। तो क्या होनी चाहिए, ये मैं यहाँ पे एक बार छोटा थोड़ा लिखूंगा इस बार, x4 - x1 y4 - y1 z4 - z1। अब सीधा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 is equals to 0, like that। तो इस तरह से मैं यहाँ पर आपको समझा सकता हूँ। तो ये बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, थोड़ा सिंपल है समझने के लिए। और ये इक्वेशन, सॉरी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, जिसमें मैं इसी के कंटिन्यूएशन में यूज कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने पी क्यू आर यही 3 पॉइंट्स लिए हैं जो ऊपर लिए हुए हैं, और फोर्थ पॉइंट जिसे मैं कोप्लेनर दिखाना चाहता हूँ वो x4 y4 z4 है। ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे, अभी थोड़ा लग रहे हैं देखने में बड़े लग रहे हैं क्योंकि अभी हमने x1 y1 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो बेटा समझ में आ गया ये सभी आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन यस थोड़ा सर। क्लियर है। वेल, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स और कोप्लेनिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, ये हमें अच्छे से समझना होगा। इसमें हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में और डिस्कशन करेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म को समझाते हैं इसकी, क्योंकि कई बार ना वो एसर्शन रीजन में या फॉर्मूला मैचिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दे देते हैं एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस में, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। इसे पढ़ लीजिए, मैं फिर मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट सीट पर। और ये कंडीशन आई होप वेल कि आप सबको याद होगी, ax इज इक्वल टू 0 लीनियरली डिपेंडेंट व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। और बेटा अगर जो 0 ना हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन कोप्लेनर होते हैं, और लीनियरली डिपेंडेंट कोप्लेनर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोग बेटा नेक्स्ट सीट पर मूव कर रहे हैं। ओके सर। जी बेटा, बात हम कर रहे थे कि हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वेक्टर फॉर्म ऑफ a plane passing through 3 point vectors, passing through 3 point vectors। मान लीजिए मैं आपको ए दे देता हूं, एक बी दे देता हूं एंड एक सी दे देता हूं, इस तरह से प्लेन पासिंग थ्रू 3 point vectors ए बी एंड सी। तो थोड़ा हम यदि इसको फिगर आउट करें, मान लीजिए ए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ कहीं बी ले लेता हूँ, यहाँ कहीं सी ले लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे कहीं मैं आर ले लेता हूँ। एक वेरिएबल पॉइंट तो मानना ही पड़ेगा, वेरिएबल तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स। अब बेटा मैं इस पॉइंट को कहीं से भी मिला लूं, मान लो मैंने ऐसे ही मिला लिया इस तरह से, या इस, चलो मिला लेते हैं सभी से मिला लेते हैं ऐसे करके। अब एक्चुअली मुझे लाना तो इस प्लेन की इक्वेशन ही है, और प्लेन की इक्वेशन मैंने सबसे पहले पढ़ी थी कि मुझे एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और बस मुझे सीधा इसका नॉर्मल चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। अब यार एक बार बताओ, एक प्लेन में इस तरह के वेक्टर्स हैं, मैं नॉर्मल कैसे प्रोड्यूस करूं। मुझे ध्यान आता है क्रॉस प्रोडक्ट का, कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट बढ़िया टूल है हमारे पास।
और यहाँ आप देखो, इसको याद करो, आप इसको कहते थे यार ये ए क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं ना, तो ये वेक्टर उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है जिसमें ये दो वेक्टर हैं। बस यहीं से मेरे को आइडिया मिल गया। अब मैं काम कर लेता हूँ, मैं ना बी को इन दोनों से मिला देता हूँ। ये आपकी चॉइस है, किसी को किसी से मिला लीजिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये ऐसे करके मैंने दो वेक्टर बना लिए, एक वेक्टर बी सी जो कि सी माइनस बी हो जाएगा, और एक वेक्टर बी ए जो ए माइनस बी हो जाएगा। अगर जो मैं आपसे ध्यान से बताऊं तो एक वेक्टर मैंने बी सी क्रॉस बी ए कर लिया। अब यदि मैं बी सी क्रॉस बी ए करूंगा तो पक्का एन आने वाला है। तो मैंने एन इज इक्वल्स टू के ऑफ दैट लिख लिया। के ऑफ दैट इसलिए लेना चाहिए हमें क्योंकि वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल आएगा कहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट तो होगा नहीं। मान लो मैं सी ए और सी बी लेता, है ना, तो इसलिए तो हम इसको इस तरह से, तो मुझे भाई बहुत जल्दी से मिल गया ये तो वेक्टर। अब बात आती है, फिर हम लोग ने शुरू में जो वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी वो क्या थी? हमने एक वेरिएबल वेक्टर लिया था और एक पॉइंट वेक्टर लिया था। तो कैन आई से दैट ए आर वेक्टर डॉट एन इज इक्वल्स टू 0? श्योर, क्योंकि ये प्लेन में है और ये नॉर्मल है। ए आर का मतलब क्या हो गया? आर माइनस ए डॉट के ऑफ बी सी। बी सी का मतलब है बेटा सी माइनस बी और क्रॉस ए माइनस बी। जहां आपको क्लियर ना हो रहा हो बेटा मुझे रोक देंगे। ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अंडरस्टूड है कि के तो नॉन जीरो वैल्यू है, जब के नॉन जीरो है तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूं। अब आर माइनस ए डॉट के को मैं लीव कर रहा हूं। ये बेटा क्रॉस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस बी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, आर माइनस ए डॉट, ठीक है, सी क्रॉस ए को रख लेते हैं। इसको बी क्रॉस सी कर ले क्या? बी क्रॉस सी, या माइनस से प्लस कर लिया। इसको भी ए क्रॉस बी कर लेता हूँ। ये 0 हो गया बेटा। सेल्फ क्रॉस 0 होता है क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। जब मैं सेम वेक्टर लूंगा तो उनके बीच एंगल 0 हो जाएगा। अब आप वापस इसको, डॉट प्रोडक्ट भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो मेरे पास आने वाला है आर डॉट सी क्रॉस ए प्लस आर डॉट बी क्रॉस सी प्लस आर डॉट ए क्रॉस बी माइनस, अब ये देखो ए का शुरू होगा, ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी और फिर से माइनस ए डॉट ए क्रॉस बी। अब इसी मोमेंट पर आपको याद आ रही होगी बात, ये हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे में लिख सकते हैं। ये बेटा एसटीपी है ना, बताइए। आरबीसी, ये आर ए बी। लेकिन आपको ये भी ध्यान आ रहा होगा जब मैं इसे ए सी ए लिखूंगा, चलिए लिख ही देते हैं, ए सी ए बी सी ए बी। अब दो वेक्टर सेम होने पर वो 0 हो जाता था। तो अब यदि मैं इसे एक अच्छे से ऑर्डर में लिखूं तो ये हो गया आर ए बी आर बी सी आर सी। ये कट हो गया, 0 हो गया, ये कट हो गया, ये बचा, इज इक्वल्स टू हो गया ए बी सी। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मैं आपको इसके यूज के लिए नहीं कहूंगा, वजह क्या है, थोड़ा लेंदी है। तो यदि आपको 3 वेक्टर पॉइंट दे भी रखे हैं तो आप फटाफट उनका कार्टेशियन कन्वर्जन कीजिए और वो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के इक्वेशन ले आइए। ये बस मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ।
कि भाई कहीं पर यदि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि ये तो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है जो 3 गिवन पॉइंट से पास करता है, और वो पॉइंट्स कौन से हैं? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर है बेटा आपको ये सब बातें? यस। इस तरह से बेटा। और अभी भी वही बात कहूंगा मैं आपसे, यदि कोई मुझसे कहेगा कि नहीं फोर्थ पॉइंट भी कोप्लेनर है, दिखाइए इसी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो ये जो वेरिएबल वेक्टर है, जैसे मैंने वहां एक्स वाई जेड को x4 y4 z4 से रिप्लेस किया था, मैं यहाँ भी कर लूंगा। यहाँ आर को डी वेक्टर से कर लूंगा, अगर जो उन्होंने चौथा पॉइंट डी दिया होगा तो। फिर डी ए बी, डी बी सी, डी सी ए, ये सब मिला के क्या होना चाहिए? ए बी सी होना चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसको लेकर? डन? नो सर। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोग ये वाली फॉर्म भी समझ जाते हैं। इसे अच्छे से पढ़ लो बेटा, टाइम देता हूँ मैं आपको, फिर हम लोग नेक्स्ट सीट पर मूव करेंगे। अभी भी वेक्टर की फॉर्म बैलेंस है। तो क्लैरिटी है बेटा इसको लेकर? अब फाइनली नेक्स्ट सीट पर मूव कर जाएं अब हम। यस सर। ठीक बेटा, देखिए अब हम लोग बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 107 and having a straight line ये है बेटा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस और हैविंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यदि कोई मुझसे कहे नहीं मुझे तो एक ही लाइन में सॉल्यूशन चाहिए इसका, तो मैं तीन चीज करना चाहूंगा। पहली रो आप इजीली बना लोगे, x-1 y और z-7। दूसरी रो भी इजीली आ जाएगी, 2-1 -1 और -1 -7। एक्स वाई जेड की जगह पर दूसरा पॉइंट रख दिया। तीसरा कहाँ से आएगा? तीसरा ये 2, 1 और 3 आएगा। क्यों भाई? मान लीजिए फिर से मैंने एक शेप बनाई, ये प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है। वो कहता है कि एक लाइन इसमें कंसिस्टेड है, ये वाली। तो फिर तो ये लाइन यदि कंसिस्टेड है तो ये तो एंगल 90 होगा। फिर दिखने में नहीं लग रहा लेकिन 90 होगा। 90 होगा तो मेरे पास जो ये फॉर्मूला था a of x minus x1 plus b of y minus y1 c of z minus z1 is equals to 0, उसमें ये a b c इसी वेक्टर n का ही तो कोफिशिएंट है ijk का। तो इससे मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की परपेंडिकुलरिटी ले सकता हूँ। मतलब ब्रॉड लेवल पे समझो आप अच्छे से। ये जो 2, 1, 3 है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये कौन है? ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। और लाइन हम जो वेक्टर फॉर्म में बनाते थे तो वैसे बनाते थे a प्लस टी बी। ये जो लाइन थी ये इस वेक्टर के पैरेलल होती थी। तो कुल मिला के 2, 1, 3 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे और इसके होंगे एबीसी। तो उनकी परपेंडिकुलरिटी यूज करेंगे तो एक रो वहां से बनेगी। खैर ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया, जल्दी हो गया। बाकी मैं यदि इसी रेफरेंस को लूं, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल 0, तो यदि थ्रू a लेता हूं तो x माइनस 1 b y माइनस 0 c z माइनस 7 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी। थ्रू बी पॉइंट ले लेता हूं, तो अब x की जगह पर 2 रखिए,
है ना, आप विजुलाइज करोगे कि अब नेक्स्ट टाइम से आप इसको पसंद ही नहीं करोगे, आप सीधा ये लिखोगे सी -1 -7 इज इक्वल टू 0, ये सेकंड हो गया। और हैविंग अ लाइन, हैविंग अ लाइन के सेंस से क्या बनता है कि ये जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को, सॉरी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ये परपेंडिकुलरिटी यहाँ पर शो करेंगे। तो a इंटू टू, b इंटू वन और c इंटू थ्री इज इक्वल टू 0। फिर से वही तीन इक्वेशन है, लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। सो आपके सामने पहली रो ये बनेंगे, दूसरी रो ये बनेंगे और थर्ड रो ये बनेंगे। तो इससे आपको आंसर भी जल्दी मिलेगा और एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जितनी शॉर्ट कैलकुलेशन से हमारा आंसर होता है एक्यूरेसी के चांसेस अच्छे होते हैं। तो समझ में आई बेटा बात? यस सर। तो ये आप अच्छे से लिख लो, समझ लो, फिर हम नेक्स्ट शीट पर मूव करेंगे। बस ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, नॉट अ बिग डील। पढ़ लीजिए। नेक्स्ट शीट पर मूव करें हम लोग। यस सर। लिख लिया बेटा सभी ने? ठीक है। मान लो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर दूं और आपसे कहूं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब वो कंडीशंस को किसी भी तरह से दे सकते हैं। पासिंग थ्रू, एक पॉइंट ले लिया मैंने 1 1 1 एंड कंसिस्टिंग टू लाइंस x minus x1 over a1, y minus y1 over b1, x minus x2 over a2, y minus y2 over b2 और z minus z1 over c2। तो थ्रू अ पॉइंट जो हम लोग यूज करते हुए चले आ रहे हैं वो यही है, a x minus 1 b y minus 1 प्लस c z minus 1 इज इक्वल टू 0। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन अभी मुझे आई नीड टू मोर कंडीशंस। फिर से वही स्केच में करना चाहूंगा। ये नॉर्मल है। अब मैं दो काम कर सकता हूँ यहाँ पर। मुझे रिक्वायरमेंट है ए बी और सी की, जबकि ये दो लाइन कंसिस्ट कर रहा है और इन दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो सेट मुझे दे रखे हैं, A1 B1 C1 और यहाँ A2 B2 C2, ये डायरेक्शन रेशियो सेट दे रखे हैं। यदि बेटा मैं इनको आगे करके ऐसे करके और परपेंडिकुलर, मतलब सॉरी, इनको क्रॉस प्रोडक्ट में ले लूं तो एक नया परपेंडिकुलर इमर्ज होगा जो किसके पैरेलल हो जाएगा, जो हमें चाहिए, ए बी सी। फिलहाल ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ए आई बी जे और सी के इस इक्वेशन के कंटेक्स्ट में। तो मैं इन दोनों सेट से क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ, और क्रॉस प्रोडक्ट करने का सही और जल्दी तरीका क्या है मेरे पास, ये A1 B1 C1 और A2 B2 एंड C2। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ से जो भी वेक्टर आएगा फटाक से हम आई जे के कोफिशिएंट उठाएंगे और ए बी सी की जगह पर प्लेस कर देंगे। नहीं तो क्या करना है फिर, ये बेटा नॉर्मल इस लाइन पर भी परपेंडिकुलरिटी शो करेगा और इस लाइन पर भी करेगा। तो ए इंटू ए वन, बी इंटू बी वन और सी इंटू सी वन क्या होना ही चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ये लाइन प्लेन में कंसिस्टेड है तो प्लेन का नॉर्मल तो सब पर ही नॉर्मल है ना वो। तो
इस लाइन से परपेंडिकुलरिटी शो करेगा, तो फिर इसके डायरेक्शन रेशियो से ये प्रोडक्ट जीरो होता है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये लाइन भी प्लेन में है तो इससे भी करेगा। ए डॉट ए टू, बी डॉट बी टू, सी डॉट सी टू इज इक्वल्स टू जीरो, इससे भी करेगा। अब मेरे पास तीन इक्वेशन हो गई और फिर से लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे अब अच्छे से बता ही सकते हो यार कि ये सब क्या है। x-1, y-1, z-1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 इज इक्वल्स टू 0। ये आप देखो बेटा, ये हमने यहाँ पर लिखा है, समझ में आ रही है बेटा बात? तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन एक पॉइंट के थ्रू भी, जिसके साथ हमें दो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए बस, अब चाहे वो दो लाइन के फॉर्म में दे रखी हो या एक लाइन के फॉर्म में दे रखी हो, या वो कंसिस्टिंग की जगह पैरेलल वर्ड भी यूज कर सकता है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल टू टू लाइंस का मतलब अभी वही रहेगा। मान लो ये लाइन प्लेन में बेशक ना हो, यहाँ पे हो, लेकिन परपेंडिकुलरिटी तो शो करेगा ही ना बेटा, नॉर्मल से। तो ये बन जाएंगे अभी। या थ्री पॉइंट्स दे रखे हो तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि फाइनल है। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आती है सभी को बातें? आप सुन पा रहे हैं बेटा? हेलो। यस सर। अच्छा, तो ये था बेटा जिसमें हम लोग ट्रेन पासिंग थ्रू प्लेस कर रहे थे। थोड़ा बेटा 10 मिनट्स हम लोग लेट हुए थे, थोड़ा सा 10 मिनट एक्सटेंड कर रहे हैं क्लास को। नेक्स्ट वही 6 to 7:30 रहेगी। मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर और समझाना चाहूंगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट सीट पर, ठीक है? इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। जैसे एक प्लेन है, ax by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट में यहाँ पर ले लेता हूँ x1, y1 एंड z1। मान लीजिए ये प्लेन है, ये एक पॉइंट है x1, y1, z1, और मुझे इसका इमेज लाना है बेटा। ये मान लीजिए b इसका इमेज है, x2, y2, z2। तो इमेज जैसे मैंने लाइन में भी समझाया था आपको भाई, सेम डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर लाइन पर होता है। तो किसी भी तरह से यदि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुश्किल नहीं है। तो यार ये क्या, ये देखो मान लो थोड़ा सा बेटा बेल्ट हो गया है। ये वेक्टर एन है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन रेशियो आप समझ पा रहे होंगे क्या रहे होंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट रहे होंगे ए बी सी ऐसे करके। तो ये तो पासिंग पॉइंट ले लिए जाए और ये डायरेक्शन रेशियो ले लिए जाए, क्योंकि ये तो दोनों आपस में पैरेलल ही हैं। तो मैं इक्वेशन ऑफ ए बी ले आ सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी ऐसे आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, वाई माइनस वाई वन ओवर बी, और जेड माइनस जेड वन ओवर सी। बेटा डायरेक्शन रेशियो चाहिए होते हैं, एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है। पासिंग पॉइंट आप क्लियरली विजिबल है, और डायरेक्शन रेशियो मैंने यहां से ले लिया। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए बी। अब मैंने एक कंसिडरेशन बताया था आपको कि यहाँ मैं यदि कोई स्केलर रखूं
तो मान लो ये पॉइंट आर है, तो मैं कोई भी पॉइंट लाइन पे कंसीडर कर सकता हूँ। तो मान लो मैं आर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए टी प्लस एक्स वन, बी टी प्लस वाई वन, सी टी प्लस जेड वन। अब यहाँ अननोन क्या है? अननोन टी है, बट मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन बैलेंस है अभी। आर लाइज एट प्लेन। सो अब प्लेन की इक्वेशन क्या है? प्लेन की इक्वेशन तो ये रही। तो ए ऑफ ए टी प्लस एक्स वन, बी ऑफ बी टी प्लस वाई वन, सी ऑफ सी टी प्लस जेड वन इज इक्वल्स टू जीरो, प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ सब कुछ नोन है। इट विल प्रोवाइड अस वैल्यू ऑफ टी। वैल्यू ऑफ टी प्रोवाइड करता है। वैल्यू ऑफ टी आ जाएगा तो आर नोन हो जाएगा हमारे लिए। इट लीड्स द वे फॉर बी using मिड पॉइंट फॉर्मूला। बेटा समझ में आ रहा है प्रोसीजर? Yes, मैं एक sir. बार मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जैसे एक प्लेन है और मुझे उसमें इमेज चाहिए किसी पॉइंट का, और यदि वो सिर्फ इमेज बोल रहे हैं तो हमें परपेंडिकुलर साइड पे जाना पड़ेगा। प्लेन के बारे में दो चीजें हमारे पास नोन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज, और कोसाइन भी, कोसाइन की जरूरत नहीं है। तो कंसेप्ट ये रहेगा कि मैं इस लाइन की इक्वेशन को लाना चाहूंगा, और ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है। यही हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो इस डायरेक्शन रेशियो को हम लोग यूज कर लेंगे, और ए वाला जो पासिंग पॉइंट है इसे यूज कर लेंगे, और ए बी की इक्वेशन फटाक से लिख देंगे। ये देखिए, इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ एक स्केलर वैल्यू लगाएंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू लाएंगे, उससे वो एनी पॉइंट ऑन द लाइन कंसीडर हो जाएगा। अब एनी पॉइंट ऑन लाइन, लेकिन आर के साथ अच्छी बात यह है कि इट ऑल्सो लाइज इन प्लेन। तो इसे प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए, उससे टी आ जाएगा। टी आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए, आर आ जाएगा, और आर आ जाएगा तो मिड पॉइंट का यूज करके बी भी आ जाएगा। दिस द इमेज। तो बेटा इमेज लाने के लिए भी आप इसे यूज करोगे, फुट पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लाने के लिए भी इसे यूज करोगे, ठीक है। और डिस्टेंस तो हम खैर अलग फॉर्मूला रखते हैं, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी ओवर अंडरूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सारी चीजें इससे अनफोल्ड हो जाएंगी। तो ये था बेटा इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो मुझे बताएंगे बेटा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लें। और बेटा रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ, देखता हूँ yes कुणाल sir. रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब भी करें, मुझे अच्छा लगेगा। और वो भी बताएं कि जो बात समझ में ना आ रही हो, मैं उसे श्योरली इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलो, तो बेटा अब हम लोग yes sir. 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। हम लोग 6 o'clock पर कंटिन्यू करेंगे 7:30 तक, ठीक है। Okay sir. ओके बेटा।